हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी में। आज के लेक्चर में जैसे कि आप लोगों ने एग्जाम दिया उनको डिस्कस करेंगे। जो आपको आरजीपी में क्वेश्चंस आए थे केमिस्ट्री से, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कौन कौन से क्वेश्चन थे, किस तरह से आपको लिखना था, उस सब चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। देखिए, इनमें से मैंने आपको कहा था जो मैंने टॉप 20 क्वेश्चन दिया था उतना अगर आप पढ़ के जाते तो आसानी से आप पास हो जाते। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये क्वेश्चन मैंने टॉप 20 क्वेश्चन में कराए थे। उसका अगर 50% भी आप कर लेते तो आसानी से आप क्या करते, आसानी से पास आउट हो सकते थे। उसके लिए क्या है कि कोई भी बच्चा, देखो, अगर आप किसी भी चीज़ से ब्लेम करने से पहले खुद की तरफ, अगर कोई भी बच्चा जो मेहनत करके, सिर्फ मैंने ये भी कहा था कि सिलेबस को अगर पढ़ के जाओगे तब भी पास आउट हो जाओगे। सिर्फ पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या होता है। क्योंकि देखो, ऐसा क्वेश्चन 16 नंबर का पूछा गया है आपके में, सिर्फ सिलेबस के हेडिंग हेडिंग से पूछा गया है कि भाई इसके बारे में बताइए, ये क्या होता है, उसके एग्जाम्पल के साथ बताइए। इतना भी आप सिर्फ एग्जाम्पल एग्जाम्पल बताते और उसका चीज़ों को बताते तब भी आप आसानी से पास हो पाते थे। आपको 3 क्वेश्चन भी करते तो आपको 16-32 हो जाता आसान से। 2-3 क्वेश्चन करते तो आसान से आप पास आउट हो सकते थे। जितने बच्चे हैं हो सकते हैं, जितने बच्चे ने करा तो अच्छी बात है, जो नहीं करा आपको मैंने एक चीज कहा था, क्वेश्चन छोड़ के मत आना। देखो, पहला क्वेश्चन ही यहाँ पे देखा जाए तो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट में, यहाँ पूछा गया डिफाइन लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट क्या होता है मैंने आपको बताया था। इसमें पूछा गया कि प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ टेस्ट ऑफ क्लोराइड। मैंने आपको इंपॉर्टेंट में ये दे दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखोगे तो मैंने दिया था कि क्लोराइड का, बशर्ते क्लोराइड का कराया था। क्लोराइड में हमने एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया था, एक हमने सैंपल सॉल्यूशन बनाया था। दोनों को हम टर्बिडिटी से चेक करते थे। इसमें आपको क्लोराइड का रिएक्शन लिखना था। जैसे कि आप क्लोराइड में आपको AgCl के साथ हमने रिएक्शन करके आपको दिखाया था, उसमें आपको ये चीज़ लिखना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इम्प्योरिटी। मैंने इम्प्योरिटी के बारे में भी आपको डिटेल में बताया था कि इम्प्योरिटी आपको याद रखना है। हमने आपको ये बताया था कि एरर की वजह से इम्प्योरिटी होता है। इम्प्योरिटी जैसे यहाँ पे पूछा गया कौन कौन से सोर्स है, मैंने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और आपको रेसिड्यू सॉल्वेंट के बारे में बताया था। जैसे अगर बात करें कि यहाँ पे इम्प्योरिटी रॉ मटेरियल में हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, मटेरियल मेथड में हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स है, इनको आपको इस पर डिफाइन करना था। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 0.1 N के MnO सॉल्यूशन। ये थोड़ा सा 11 का क्वेश्चन पूछ लिया है। आप लोग 11 में केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें से ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखो, इसको डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को ये चीज देखना है कि इसको डिफाइन करने के लिए आपको ये चीज जानना पड़ेगा कि नॉर्मलिटी में होता क्या। नॉर्मलिटी अगर हम निकालते हैं तो निकालने के लिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्वेंट, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसमें क्या करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल का अब इक्विवेलेंट और तोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पे आता है कि वेट बाई इक्विवेलेंट वेट 100, क्योंकि यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लीटर में लिया तो लीटर नीचे देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, बाय वॉल्यूम। अब इक्विवेलेंट वेट के बारे में बात करें तो इक्विवेलेंट वेट का इक्वल टू होता है मोलर मास बाय एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है, यहाँ पे आप होता है। अब देखिए, स्ट्रेंथ पूछा गया, इस वाले फॉर्मूला को आपको लगाना था। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आता है नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पे हमारे पास नॉर्मलिटी तो 0.1 दिया हुआ है ये। अब हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट का हमने पता चल गया कि इक्विवेलेंट निकले मोलर मास बाई एन। अब देखो, हमारे पास अगर सबसे पहले मोलर मास कैलकुलेट होगा, अगर KMnO4 का देखा जाए तो यहाँ पे पोटाशियम का अगर हम देखें तो 39.1 होता है इसका क्या, मोलर मास। फिर अगर हम लोग बात करें मैग्नीज का 54.9 होता है। फिर अगर बात करें ऑक्सीजन का 16 होता है मोलर। और यहाँ पे KMnO4 देखो, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन दिया गया था, इसको हम 4 से इंटू कर देंगे। अब टोटल जोड़ेंगे तो 158 ग्राम पर मोल होगा। अब इसी को अगर हम लोग बात करें तो इसका हमारे पास एन जो होता है इक्विवेलेंट, वो हमारा 5 होता है। मॉलिक्यूलर वेट क्या हमारे पास 58, 158 आगे डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 31.6 होगा। अब देखा तो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बाद हमने क्या देखा, नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। देखो, यहाँ पे स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या, नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। तो आपको ये चीज लिखना था कि स्ट्रेंथ में 0.1 जो दिया हुआ था, यहाँ पे इंटू कर देंगे तो जो आंसर सही होगा ये हमारे पास 3.16 होगा। ये आपका राइट आंसर होता है। इसको आपको इस तरह से डिफाइन करना था। तो इसको जानने के लिए अगर आपको जिसको नहीं भी आता होगा, डजंट मैटर, नहीं करके आए हैं तो आधा करके आते हैं तो फिर भी आपको नंबर मिल जाता। नहीं किया तो जितना आपको थ्योरेटिकल अदर भी क्वेश्चन देखे होंगे, जो बच्चे सही तरीके से मेहनत किए उनके लिए पेपर उतना टफ भी नहीं था, ईजी क्वेश्चन था। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कि रिडॉक्स टाइट्रेशन, राइट नोट ऑन रिडॉक्स टाइट्रेशन। मैंने आपको बताया था जब हम लोग रिडॉक्स टाइट्रेशन पढ़े थे तो हमने कहा था कि ऐसा टाइट्रेशन जिसमें एक साथ आपका ऑक्सीडेशन हो और दूसरे का रिडक्शन हो।
इसमें हमने आपको एग्जांपल देके बताया था। इसमें लिखना था आपको रिडक्स टाइट्रेशन के बारे में। ये सबसे ज़्यादा कन्वेंशन होता है, इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि डिफरेंस एनी टू ऑफ फ्लोइंग, मतलब कि किसी को भी आपको किसी दो को आपको यहाँ पे डिफाइन करना था। किसी दो का भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिफाइन डिफ्रेंशिएट करने के यहाँ पे पूछा गया सबसे पहले कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये तो बहुत ईजी है। प्राइमरी क्या होता है कि जो हम लोग क्या करते हैं कि सैंपल सॉल्यूशन लेते हैं। जैसे कि अगर मान लो क्लोराइड के बारे में बात करें तो हमें क्या करते हैं, सैंपल सॉल्यूशन लेते हैं। और एक हम लोग सेकेंडरी सॉल्यूशन उसे कहते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ही हम लोग कंपेरिजन करते हैं प्राइमरी का। जैसे एग्जांपल बात करें तो क्या है कि अगर मान लीजिए किसी दूध में पानी मिला हुआ और एक प्योर दूध है, तो जो प्योर दूध है उसे हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं, और जो हम लोग सैंपल चेक करना उसे हम लोग प्राइमरी फिर कहते हैं। अब फिर यहाँ पे नॉर्मलिटी मोलिटी को भी आप लोग कर सकते थे। इसको अगर हम लोग देखा जाए, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राइट ऑन द नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में हमने आपको बताया था, ऐसा टाइट्रेशन जिसके अंदर वाटर यूज नहीं होता है। इसमें भी लिक्विड होगा लेकिन इसमें वाटर की जगह अदर सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग नॉन एक्वस टाइट्रेशन के नाम से जानते हैं। ये आपको इसमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में मैंने आपको टाइप्स ऑफ जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था नॉन एक्वस टाइट्रेशन होता है। वहां पे भी क्वेश्चन है आपका इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट हमको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोलर मास को हम लोग एसिडिटी या तो फिर बेसिसिटी को हम लोग उसमें रिप्लेस कर देते हैं। जैसे एग्जांपल पर इक्विवेलेंट वेट के बारे में H2SO4। H2SO4 को एग्जांपल में 98 इसका मोलर मास होता है। इसको हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 2 क्यों करेंगे, यहाँ पे दाएं देखते हैं H2 प्लस होता है, इसलिए इक्विवेलेंट वेट क्या लेंगे, 49 निकलेगा। सेम इसी तरह आता है मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास को हम लोग कहेंगे। मोलर मास को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि मोलर मास सिंपल सी बात है, अगर यहाँ H2O है तो हाइड्रोजन का 2 आयन से और 16 आपका ऑक्सीजन का है। तो इस तरह से जो हम लोग यूज करते हैं या जिसको हम मोलर मास एक्चुअल में यूज करते हैं उसे ही हम लोग मॉलिक्यूलर वेट या मोलर के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपका कि डिफाइन करने के लिए कहा कि कोई 2 एग्जांपल आपको बताना है। देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ सिस्टेमिक एंटासिड, सिस्टेमिक जैसे एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, ये सारी चीजें आपका हमने एंटासिड के बारे में जब पढ़ाया था तब आपको बताया था कि एंटासिड का काम क्या है। यहाँ थोड़ा सा आपको एंटा एसिड भी डिफाइन करना था। एंटा एसिड का काम क्या था, हमारे जो सर्कुलेशन जो हमारे कह सकते हैं जो स्टमक में एसिडिक मीडियम जब बढ़ जाता है तब उसको घटाने के लिए हम लोग काम करते हैं। एंटासिड बेसिक जो नेचर का होता है। फिर आता प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव को ही हम लोग कह सकते हैं जो सिल्वर नाइट्रेट हम लोग यूज किए थे, जो स्किन के लिए प्रोटेक्शन के लिए यूज किए थे, वो आता है। फिर एब्जॉर्बेंट आता है, एब्जॉर्बेंट आता है। फिर मेडिसिनल गैसेस के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि राइट डाउन केमिकल नेम, केमिकल स्ट्रक्चर, स्टोरेज यूजेस, ये फॉलोइंग कोई 2 के बारे में आपको बताना था। मैंने आपको थायोपेंटेन सोडियम के बारे में बताया था। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एनेस्थेटिक की तरह यूज करते हैं। ये सारी चीज डोपामाइन है, इसे 2 का ही आपको बनाना था। इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि जब सिलेबस पढ़ाए थे तो हमने कहा था कि सिलेबस भी अगर याद कर लोगे तब भी आपका आसानी से काम चल जाएगा, पास हो जाओगे अगर आपको ये चीज एग्जांपल है। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, थायोपेंटेन सोडियम का ये होता है, डायजेपम का ये होता है, कार्बेजोपम का ये स्ट्रक्चर होता है। ये अगर बात करें कि डोपामिन का स्ट्रक्चर ये होता था। आपको क्या किसी 2 स्ट्रक्चर बनाना था, इनमें से स्ट्रक्चर 2 बनाना था और इसके बारे में आप बता देते कि हम इसका यूज ये करते हैं, सारे यूजेस और फॉर्मुलेशन बताते हैं। तो यूज देखो स्टोरेज कंडीशन मैंने आपको कहा था कि सबका सेम होगा। इसमें अगर नहीं भी आता था आपको स्ट्रक्चर तो कम से कम आप ये बना के आ जाते, स्टोरेज कंडीशन यूजेस के बारे में दे देते, तब भी आपको 5 नंबर, अगर मान लीजिए 2 नंबर 1 नंबर तो कम से कम दे देता ना। इसलिए मैं आपको कहता हूँ फ्यूचर में भी फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन छोड़ के मत आना, हमेशा क्वेश्चन कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड आपको लिख के आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा। यहाँ पे पूछा गया एंटी एरिथमिक ड्रग के बारे में और सुटेबल एग्जाम्पल। मैंने एंटी एरिथमिक ये वाला ड्रग भी हमने टॉप 20 क्वेश्चन में कराया था और आपको कहा था कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद करके जाना। एंटी एरिथमिक ड्रग में हमने आपको बताया था कि ऐसा ड्रग जो हमारे कभी कभी हार्ट का ना रिदम बिगड़ जाता है। जैसे क्या होता है, किसी को देख के देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, सेम उसी तरह देख के कभी कभी किसी को देख के हार्ट बीट बढ़ जाता है ना, घट जाता है। उसी तरह बीमारी के कंडीशन भी यही होता है कि आपके कंट्रोल में नहीं होता है। जब कभी कभी देखे होंगे कोई इंसान के साथ आप फॉल इन लव या तो फिर कोई अच्छा लगता होगा, उसके सामने जाते होंगे, उसके बातें सुन के आपका हार्ट बीट ऊपर नीचे करने लगता है, आप अनकंट्रोल हो जाते हैं। यही चीज आपका बीमारी की वजह से भी होता है। देखो वो चीज हो तो वो तो नॉर्मल है, लेकिन बीमारी की वजह से वो चीज होने लगता है। जब आपका बीपी गड़बड़ होने लगता है, रिदम सही तरह नहीं चलता, उस कंडीशन में हम लोग एंटी एरिथमिक ड्रग का यूज करते हैं।
यहाँ पे फिर नेक्स्ट पूछा प्रोपेनॉल के बारे में पूछा गया है कि इसमें स्ट्रक्चर, ब्लड के ब्रांड नेम क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपको नेक्स्ट पूछा गया नेसेड का फुल फॉर्म क्या है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग या तो फिर डिजीज ड्रग या तो फिर एजेंट कह सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपको एस्पिरिन का हमने स्ट्रक्चर के साथ जब हमने एनएसएड पढ़ाया था, टॉप 20 क्वेश्चन दिया था, तब हमने एस्पिरिन का साथ में आपको स्ट्रक्चर भी बताया था कि भाई ये स्ट्रक्चर जरूर याद रखना आपको, क्योंकि ये पूछा जाएगा। और देखो पूछ लिया ना, अब देखो इतना भी करके जाते जितना मैंने आपको टॉप 20 क्वेश्चन है तब भी आप पास हो रहे हो। फिर यहाँ पे मैंने डायूरेटिक के बारे में बताया था, यहाँ पे डायूरेटिक के बारे में एग्जांपल देना था। वीक डायूरेटिक पूछा, नार्कोटिक एनाल्जेसिक पूछिए, एंटी एंजाइनल एंजाइनल के बारे में आपको लिखना था। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट और स्ट्रक्चर ऑफ टू, कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के बारे में बताना था और आपको उसका स्ट्रक्चर बताना था। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपको सिंपैथोमिमेटिक एजेंट के बारे में। सिंपैथोमिमेटिक के बारे में भी हमने क्लासिफिकेशन याद करवाया था आपको कि सिंपैथोमिमेटिक का एजेंट करना और लिखना, मतलब ऐसा ड्रग जो हम लोग क्या करते थे कि चीज़ों को बढ़ाने के लिए काम करते थे, अगर बीपी घटा हुआ तो बीपी बढ़ाने के लिए। फिर आता है यहाँ पे पूछा गया कि इंसुलिन के बारे में हमने आपको बताया था। इंसुलिन के बारे में बताया था कब देते हैं, जब डायबिटीज मेलिटस में उस कंडीशन में देते हैं। इसका हमने यूजेस के बारे में बताया था, इसमें हमने आपको टाइप्स ऑफ बताया था। फिर आता है स्ट्रक्चर आपको मेटफॉर्मिन में हम दवाई किस लिए यूज करते हैं, हम लोग डायबिटीज के केस में बोलते हैं। फिर यहाँ पे पूछा नार्कोटिक जो एनाल्जेसिक है उसको एक्सप्लेन करना था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन एंटी फंगल एजेंट और उसका सुटेबल एग्जाम्पल देना था। यहाँ पे पूछा गया कोई दो का यूटीआई, जैसे कि मैंने आपको जब सिलेबस बढ़ाया था तब मैंने कहा कि एग्जाम्पल याद रख लेना, जो यूरिन है। फिर ट्यूबरकुलोसिस में आता है एंटीवायरल सल्फ। देखो एंटीवायरल ये सल्फोनामाइड का हमने स्ट्रक्चर का डिटेल में हमको बताया था आपको कि पहला एंटीबायोटिक है जो पावरफुल एंटीबायोटिक है, जो क्या करता है, किसके अगेंस्ट काम करता है, वो हमारे जो कह सकते हैं जो पैरोजेनिक एंटीबायोटिक है उसके, पैरोजेनिक पैथोजन है उसके अगेंस्ट काम करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देखो क्वेश्चन पूछा गया ग्रामेटिक एनालिसिस में कौन कौन से स्टेप्स है। मैंने एनालिसिस इसके बारे में भी आपको कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके आना। फिर एमोक्सिसिलिन का स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था, एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक की तरह यूज करते हैं। मैकेनिज्म एक्शन पूछा गया सल्फोनामाइड क्या करता है, इसका मैकेनिज्म लिखना। फिर स्ट्रक्चर ऑफ डेप्सोन के बारे में लिखना था। और एंटीनियोप्लास्टिक, देखो एंटीनियोप्लास्टिक के बारे में भी हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बताया था कि एंटीनियोप्लास्टिक को आपको अच्छे तरीके से, एंटीनियोप्लास्टिक हम किस लिए यूज करते हैं, तब यूज करते हैं जब किसी केस में कह सकते हैं कि जब आपको कैंसर हो जाए, उस केस में हम लोग एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट करते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।